आज का आपका विषय है 1857 की क्रांति, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम निकले। इसके दो भाग होंगे, एक तो कारण और परिणाम के साथ, और दूसरा जो है आपका इसका स्वरूप क्या है। 1857 की क्रांति के जब हम जिक्र करते हैं तो उसका क्या प्रकृति है, उसका क्या स्वरूप है। ठीक है। इतिहास जब भारत की बात करी जाए तो 1857 की क्रांति के बगैर तो अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये वो टाइम पीरियड था जब पहली बार एक संगठित प्रयास किया गया एक दूसरी सत्ता को पलटने के लिए, उसके अत्याचारों से निपटने के लिए एक संगठित सा प्रयास किया गया। वो लॉर्ड कैनिंग उस समय में गवर्नर जनरल था भारत का, और 1857 की महान क्रांति आप जानते ही हैं। इसमें बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत खून खराबा हुआ। इसकी शुरुआत जो है, ये गलत आ गया है, यह मार्च है बच्चों, ये अप्रैल नहीं है, मैं इसे करूंगी सही। ठीक है, ये मार्च है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से जो मंगल पांडे है, बड़ा जाना माना हिंदुस्तान के लिए नाम है मंगल पांडे, ये जो है वो बैरकपुर की जो छावनी थी उसका एक सैनिक था। और ये जो विद्रोह है बैरकपुर से होता हुआ 10 मई 1857 तक मेरठ तक पहुंचा, और धीरे धीरे करके कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध कई स्थानों पर ये फैल गया। लेकिन इससे भी पूरा दक्षिण भारत छूटा हुआ था, इससे गोरखा लोग छूटे हुए थे, इससे सिख लोग छूटे हुए थे। केवल ये उत्तर भारत के क्षेत्र में ही फैला हुआ था। ठीक है। इस क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई। उसका कारण था, आगे भी मैं इस चीज को आपको बताऊंगी, एनफील्ड राइफल्स थी, उसकी जो बुलेट थी उसके ऊपर सुअर या गाय की चर्बी लगाई जाती थी, जिसे मुंह से खोला जाता था, फिर उसके अंदर उसको डाला जाता था। पहले जब तक इन लोगों को पता नहीं था तब तक तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन जब पता चला तो क्योंकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण आदमी है तो उसने इस चीज को मना कर दिया। जो मना किया तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर थोड़ी सख्ती की, तो उसने विद्रोह का हथियार उठा लिया और अपने ऑफिसर को गोली भी मारी, उसे मारने का प्रयास किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रारंभ में ये एक सैनिक विद्रोह नजर आता है, इससे ज्यादा ये कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। लेकिन अब ये सैनिक विद्रोह एक संगठित रूप में एक क्रांति का रूप कैसे लिया, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इसे एक सैनिक विद्रोह कह दिया क्योंकि उन्हें अपना मॉरल हाई रखना था, उन्हें हमारे मॉरल को गिराना था और अपना मॉरल हाई रखना था, ताकि हम मन से ना टूट जाएं कहीं, और लोगों के अंदर ये भावना ना आ जाए कि हम संगठित होकर जब एक बार जन विद्रोह कर सकते हैं तो फिर बड़े विद्रोह की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं आगे भविष्य के अंदर, कि जनता बार बार इकट्ठी हो जाएगी और विद्रोह का रूप अख्तियार कर सकती है। इसलिए जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस क्रांति के जो बीज थे वो कहाँ कहाँ मौजूद थे। जो ये क्रांति है वो किस किस रूप में हमारे सामने आई। जैसे कोई कहता है इसको सिपाही विद्रोह है, क्योंकि मंगल पांडे सिपाही दिखाई दे रहा है, हथियार उठाया, भाई गुस्सा आ गया, एनफील्ड राइफल्स की बुलेट नहीं डालनी है, उसने विद्रोह कर दिया, मार दी गोली। कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, वीर दामोदर सावरकर ने तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया, बिल्कुल सही दिया, क्योंकि इसमें उस समय में सभी लोग शामिल थे। आप डलहौजी की नीति को याद करिए, जो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था, जिसमें जैतपुर, सतारा, संभाल, झांसी, कानपुर, ये सब उसमें शामिल था, ग्वालियर, ये सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक किंग के नीचे एक विद्रोह किया, और वो किंग था आपका बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड था। तो ये जो एक इस रूप में देखें तो हमें लगता है कि हाँ ये एक जन क्रांति है, ये एक संगठन तैयार हुआ है, इसकी प्लानिंग हुई है, इसका एक चिन्ह हुआ करता था, कमल का फूल, आधी रोटी, एक चिन्ह भी हुआ करता था, एक उसके तख्त के नीचे बैठकर इन्होंने ये तैयारी की। इसका मतलब है इसको हम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दे सकते हैं। सामंतवादी प्रतिक्रिया, अब दूसरे एंगल से लोग क्या कहते हैं, ये सामंतवादी प्रतिक्रिया, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पूरा आपको जब इसकी प्रकृति स्वरूप कराऊंगी तब मैं बताऊंगी, क्योंकि ये सब सामंत कहे जाते हैं। ये जो छोटे छोटे किंग है इनको सामंत कहा जाता है, और यही खड़े हुए कुमार सिंह है, ये सब लोग यही खड़े हुए।
जन क्रांति, इसमें लोग शामिल थे तो ये जन क्रांति की संज्ञा दी गई। राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध ये हिंदू मुस्लिम जन सबका मिलकर एक विद्रोह था, राष्ट्र को आजादी के लिए विद्रोह, ये संज्ञा दी गई। मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया क्योंकि इसका लीडर बहादुर शाह जफर था। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध कहा गया, ऐसे धर्म युद्ध, क्योंकि सबको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए भाई ये जो है वो एक ईसाई धर्म के विरुद्ध है। और ये अगर ध्यान से इस चीज को हम देखें तो ये अपने आप में कोई एक इस पर लागू नहीं होता, और अगर कोई एक चीज लागू होती है तो स्वतंत्रता की तरफ ही एक संग्राम दिखाई हमें देता है। क्योंकि 1757 में भी प्लासी का युद्ध हुआ था जब अंग्रेज आए थे, उसको तो हम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें एक किंग दूसरे किंग से लड़ रहा है, एक सामान दूसरे के पास संघर्ष चल रहा है। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं दिखाई देती, यहाँ कई मिले हुए हैं, इसलिए हम इसका कहते हैं कि स्वतंत्र संग्राम हो सकता है। उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। अब ये विद्रोह है, इसके क्या कारण है, क्योंकि आपको एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम इसे चाहे क्रांति कहें, विद्रोह कहें, जनसैलाब कहें, एकदम तो नहीं होती कोई घटना। घर में जब हमें भी कोई कुछ कहता है, एक दिन हम सहन कर लेते हैं, 2 दिन हम सहन कर लेते हैं, 3 दिन हम सहन करते हैं, उसके बाद ही तो आक्रोश आता है, तभी तो चीखना शुरू करते हैं। या कहीं बाहर भी किसी गरीब के ऊपर आप थोड़ा सा दबाव डालिए, एक दिन कहेगा हुजूर कोई बात नहीं है, गलती हो गई, एक दिन वो उठा के कहेगा ले आज तुझे ही बता दूं पहले अच्छे से। तो वो जो है ना, उसके पीछे 1000 कारण है ना, उसके रोज दबा रहे हैं ना उसको, रोज हम उसे उत्पीड़ित कर रहे हैं, कभी उसको खाना नहीं दे रहे, कभी हम उसको गालियां दे रहे हैं, कभी हम, तो ये विद्रोह ऐसे आता है। हर एक इसके पीछे कारण जरूर होता है। तो इसके कई कारण है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, कई तरह के कारण है, उसमें ये राजनीतिक कारण है। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को याद करिए। वेल्जली ने कहा एक सेना रखूंगा, यहाँ पर जो आया केवल साम्राज्यवादी नीति लेकर आया, एक सेना रखी जाएगी, उसका खर्च वो राज्य देगा, और दूसरा राज्य जब उस पर अटैक करेगा तो ये सेना उसकी रक्षा करेगी। यहाँ के राजे रजवाड़े इस बात को नहीं समझ पाए कि जिस सेना को वो रख रहा है उसका खर्चा यदि हम दे रहे हैं तो ये सेना हम भी रख सकते हैं। और जब वो सारी सेनाएं रख रहा है, सबसे संधि कर रहा है, वो ग्वालियर से भी संधि कर रहा है, वो बसीन से भी संधि कर रहा है, नाना साहब से भी संधि कर रहा है, सबसे संधि अगर वो कर रहा है तो आक्रमण कौन करेगा, ये भी तो प्रश्न आता है। जब चारों तरफ का एरिया उसने संधि करके रख लिया, रेजिमेंट जो रखा गया है, जो उसको वो डिसाइड करेगा युद्ध होना है या संधि होनी है, तो जब सबके साथ किया हुआ तो अंग्रेजों पे युद्ध करेंगे ही क्यों? बदले में क्या हो रहा है, पैसा और जा रहा है, और यदि आप पैसा नहीं दे पा रहे तो आपको भूमि देनी है, उतनी उपजाऊ भूमि जाए, तो यहाँ बगैर युद्ध करे सारी भूमि धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चली जा रही थी। ये इन लोगों को काफी देर में समझ में आया, जब लैप्स की नीति आई और उसके तहत जो उनकी पेंशन सबकी बंद होनी शुरू हो गई, तब इन्हें ये बात समझ में आई कि अंग्रेज की कहानी तो कुछ और ही है। तो एक सहायक संधि इसके लिए बहुत था। ये आप डलहौजी की लैप्स की नीति है, मैंने आपको कल इसको बहुत बारीकी से पढ़ाया, आप अच्छे से जानते हैं। जब झांसी रानी से कहा कि तुम्हारा दत्तक पुत्र तुम्हारे उत्तराधिकार में नहीं है, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, उनसे कहा तुम्हारे ही अधिकार में, तो ये सब इकट्ठे हो गए। जिसके अगर इसे वैसे इंडिविजुअली देखे ना, तो इन सारे जितने राजे थे, राजवाड़े थे, इनके अपने निजी स्वार्थों ने इन्हें बांधा था एक क्रांति के लिए। अन्यथा की स्थिति में अगर ये लोगों को पेंशन मिलती रहती, ये अच्छे से इनका सब कुछ चलता रहता, तो वो शायद इसमें शामिल भी नहीं होते, जैसे कि पंजाब शामिल नहीं हुआ। जैसे गोरखा की तरफ के ये पंजाब की सिख सेना ने और गोरखा के लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उनके यहाँ पर हित नहीं टकरा रहे थे, उनके यहाँ नुकसान नहीं हो रहा था, इस वजह से। तो अगर देखें तो लैप्स का सिद्धांत इसके लिए बड़ा घातक साबित हुआ। झांसी जो सबसे बड़ा इसका कारण बना, देखो मैं कल भी आपको बता रही थी, अवध है, झांसी है और कानपुर है, ये लोग जो है ना, हम लोग हृदय से जीने वाले लोग, हमारा राजा कितना भी निकम्मा हो पर हमारा समर्पण बहुत होता है उनके लिए। और जब ऐसी स्थिति में राजा को ही खत्म कर दिया जाए, उसका ही अपमान किया जाए, तो जनता आक्रोशी हो जाती है। और यही कारण हुआ झांसी रानी की जब हम बात करते हैं तो उस समय भी यही चीज हुआ। रानी झांसी के शब्द क्या थे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो ये नहीं कहती मैं भारत नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये झांसी मेरी है, इस झांसी को नहीं दूंगी, तो उसका भारत तो उतना सही था। तो इनके अपनी
जो पेंशन बंद कर देने से जो जनता उनके विरोध में आ गई, दत्तक पुत्र को गोद ना लेने की परमिशन देने से जो जनता उनके विरोध में आ गई, ये अंग्रेजों के लिए एक अलार्म था। अगर यहाँ संभल जाते तो आगे, तभी तो यहाँ संभले भी, ये भी मैं बताऊंगी किस तरह से, जहाँ किस तरह से महारानी का प्रोक्लेमेशन आया, किस तरह से उनका घोषणा पत्र आया, वो भी आपको हम बताएंगे। सतारा, नागपुर, इन पर ब्रिटिशर्स ने जब कब्जा कर लिया 48 में, सतारा को वही लैप्स का कानून लगा के उस पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ के लोग के अंदर एक बेहद जबरदस्त गुस्सा था। जो यहाँ के किसान थे, जो यहाँ के सैनिक थे, सेना कहाँ से, अंग्रेज के अपने घर से थोड़ी लाए थे सेना, सेना भी तो हमारी ही थी, लोग भी तो हमारे थे उस सेना के अंदर। तो वो सेना भी भड़क गई, उनके अंदर भी एक नकारात्मक विचारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ये हमारे पक्षधर नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये हमारे विरोध में कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जमींदार और किसानों को याद करिए आप, यहाँ कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त याद करिए। कॉर्नवालिस ने एक 4 साल के लिए एक पट्टा सिस्टम चलाया, कॉर्नवालिस का जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, 10 सालों के, और उसमें यह कहा किसी भी स्थिति में ये रकम ना घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। जमींदारों के साथ एक सेटलमेंट किया कि तुम हमें इतनी भूमि का एक निश्चित भाग हर वर्ष दे देना, बाकी तुम जानो। अब जमींदारों ने क्या किया, जब जो भी स्थिति है, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा अकाल आए, सूखा पड़े, कुछ भी हो, यही जी भुगतेंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर है। पर उनको ये भूल गए कि जब उपज बहुत अच्छी होगी तब भी तो जमींदारी ले जाएगा इस चीज को। तो वो चीज ब्रिटिशर्स किसी भी हालत में चेंज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कानूनी कॉर्नवालिस का इस तरह का था। तो ऐसी स्थिति में जो जमींदार थे वो किसानों से बहुत कर टैक्सेस बहुत वसूल किया करते थे, और जब बहुत सारा टैक्सेस मिलता था, पैसा मिलता था, तो ये जो जमींदार थे ये आने लगे, अमीर होने लगे। लेकिन जब इनके साथी लोगों के ऊपर आघात शुरू हुआ तो इनमें आक्रोश आ गया। अब ये पैसे वाले भी हैं और आक्रोश भी, दोनों ही चीजें इनके अंदर शामिल हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इनकी शक्ति मजबूत हो जाती है। इस वजह से इन्होंने संगठित होकर एक विद्रोह करने का प्रयास किया। अब इसके देखो, जरजोरी जमीन झगड़े के 3 कारण, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। चौथा कारण मेरी तो समझ में बिल्कुल कभी आया ही नहीं। ठीक, पैसा, जमीन और या फिर कोई महिला। जितने, चाहे महाभारत देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड वार देख लीजिए, चाहे आप रामायण काल को देख लीजिए, तो कारण यही बनते हैं। ठीक, अब अगर तुम कारीगरों की रोटी छीनोगे, अब तुम लघु उद्योग धंधे, जो तुमने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ से हमारा कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं, जूट ले जा रहे हैं, कपास ले जा रहे हैं, सब रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे हैं, अपने ब्रिटेन ले जाने के बाद उसको आप फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्री में तैयार करने के बाद हमारे मार्केट में बेच रहे हैं। अब अगर वही माल हमारा कारीगर अपने घर में तैयार कर रहा है तो उसका 1 रुपया महंगा है, क्योंकि उसका इतना लागत लग जाती है। वो फैक्ट्री में बनकर जो माल आता है बड़ी तेजी से बनकर आता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो उसको चाहे उसको देखने में खूबसूरत है, वो चाहे टिकाऊ हो या ना हो, लेकिन लोगों को क्या होता है, वो जो चीज अट्रैक्ट करती है, वो भाती है, वो लेते हैं। तो इससे क्या हो, जो हमारे यहाँ के कारीगर, लघु उद्योग धंधे थे, जो हमारे कारीगर थे, वो बेचारे नष्ट होने शुरू हो गए। तो उन्होंने ऐसी क्रांति के अंदर जो है, जब हमारे यहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने लीडर्स का साथ दिया, उन क्रांतिकारियों का साथ दिया। जनता एक हो गई क्योंकि वो खुद बहुत परेशान थी। ठीक है, आर्थिक कारणों में जो इनकी व्यापारिक नीति थी, याद करिए अंग्रेजों की व्यापारिक नीति को, ये हमारे व्यापारियों से टैक्स लेते थे, पर इनके व्यापारी फ्री व्यापार करते थे। आप तो बहुत थोड़ा पीछे चले जाइए तो आपको दिखाई देगा, लॉर्ड क्लाइव दिखाई देगा, जिसने व्यापारिक कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल किया था, देसी व्यापारियों को बेच दिया था। तो देसी व्यापारी, एक तो अंग्रेज जो है वो खुद व्यापार का पैसा नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, चुंगी कर नहीं दे रहे हैं, और देसी व्यापारी को अपनी पताका बेच दे रहे हैं, तो वो लोग भी जो है टैक्स फ्री काम कर रहे हैं, तो राज्य को तो घाटा होता है इस चीज से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। जो व्यापारिक नीति थी, केवल अंग्रेजों के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति थी, हम केवल उनके लिए एक मार्केट थे। इससे जो भारतीय व्यापार है धीरे धीरे एक ठप होने लगा, मुनाफा लोगों का कम होने लगा। अंग्रेज केवल अंग्रेजों को जो है ब्रेन ड्रेन प्लस मनी ड्रेन दोनों ही होने लगा ब्रिटेन की तरफ। जो योग्य लोग थे वो भी उन्होंने पकड़ लिए,
और ये केवल मार्केट बनाया, तो जो यहाँ पर बिकता था, माल बिकता था, वो भी सब कुछ वहीं जाता था। तो ये एक जन लोगों में इसमें आक्रोश पैदा हुआ इस चीज से। ब्रिटिश राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति और अत्यधिक कर, वही जो मैं अभी आपको बता रही थी, स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। इस बंदोबस्त से जमींदार मालिक हो गए, किसान की दुर्दशा हो गई, दिन पर दिन किसान की स्थिति खराब होने लगी। इससे अंग्रेजों को भी कोई बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ, इससे केवल जमींदारों को ही फायदा हुआ। वो बीच में जितना भी सब कुछ लेते थे वो उनके हाथ में रहता था, और एक तरह से शक्ति पकड़ते चले गए सारे जमींदार, जो कि इस समय में, क्योंकि 1857 की क्रांति में कई जमींदारों ने क्रांतिकारियों का भी साथ दिया। सामाजिक और आर्थिक कारण, इसमें आप ध्यान से देखिए, हमारी एक सामाजिक सेटअप है, हमारी सोसाइटी अलग है। आप यूरोप की सोसाइटी को देखेंगे बेटा तो वो बिल्कुल अलग है। हमारी सोसाइटी में अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर आपको पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, यानी हमारे फोर फादर, हमारा ओरिजिन पता चल जाएगा, कहां से हम आए हैं, इतना तक हमारा सेटअप है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और इस धार्मिक चीज को वो, इस सामाजिक ढांचे को वो बदल रहे हैं। हमारे पुत्र नहीं है तो गोद लेने की परंपरा है, हमारा अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है। यहाँ कहते हैं पुत्र यदि हमें जो है वो अंतिम मुखाग्नि नहीं देगा तो हमारा मुक्ति नहीं होती है। आप हमारी उसी चीज पर आघात कर रहे हो, जो हमारा सदियों से एक सेटअप बना हुआ है, हमारा सोसाइटी का एक रूप है, आप उस रूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो। हकों को, संपत्ति के हमारे अपने जो अधिकार है, पैतृक संपत्ति के अधिकार, उसको मार रहे हो। जैसे नाना साहेब दत्तक पुत्र सही, पर उनका पैतृक संपत्ति में अधिकार था। झांसी रानी दत्तक पुत्र है उनके पास, पर संपत्ति में अधिकार था। आप ऐसे लोगों के अधिकार भी मार रहे हो। तो इसलिए जो है, अच्छा नौकरियों की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े ओहदों पर आप अंग्रेजों को रखे हुए हो, लेकिन छोटे छोटे जो मुंशी हैं या सैनिक है, जो मरने फ्रंट पे पहुंचेगा वो सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे हैं उन सब में आपने अपने अंग्रेज बिठा रखे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव की भावना आम जनता के मन में से, ये जो अंग्रेजों के प्रति जो प्रारंभ में इन्होंने सुधार किए तो एक अच्छी भावना जन्म ली थी, लेकिन अब नेगेटिविटी आम पब्लिक के अंदर पनपने लगी इस चीज से। भारतीय समाज में सुधार कार्य ने बहुत हिला दिया हमारे समाज को। एक हम भी हैं, थोड़ा सा देर में हम जागते हैं, जल्दी से हमें भी समझ में नहीं आता है। जब हमारे यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सती की एक प्रथा थी, बड़ी ही बेकदरी वाली कहूंगी मैं महिलाओं के लिए। इससे बड़ा अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। पति की मृत्यु के साथ जीवित शरीर को आप चिता पे बिठा दो, इससे बड़ा अभिशाप तो मुझे नहीं लगता किसी भी समाज के अंदर इतना बड़ा कलंक कहीं देखने को मिलता होगा जो हमारे यहाँ था। अब इसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इसे खत्म किया, इसके पीछे राजा राम मोहन राय का हाथ था, तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लोगों को लगा ये हमारी परंपरा पे आघात कर रहा है, ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए भी जब कानून बनाया गया कि 14 वर्ष से कम तक के बच्ची जो है वो उसका विवाह नहीं किया जाएगा, तो लोगों को गुस्सा आया। आप दादियों से पूछना इनका विवाह कब हुआ था, ये बोलेंगी हम 14 साल के थे तो गौना हुआ था, 11 साल के थे तो हमारा विवाह हुआ था। तो वो हमारे समाज का हिस्सा है। और जब हमारे समाज को छेड़ने का प्रयास किया, हालांकि ये गलत था, ये सब गलत था, लेकिन था तो सदियों से चला, तो गुप्त काल की तरफ से हमें बहुत बड़े पैमाने पे ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और हम 1857 की बात कर रहे हैं, गुप्त काल है 320 के बाद का टाइम पीरियड, ज्यादा 380-85 के आसपास के मान लो ये सारी प्रथाएं चल रही थी। तो हम 1857 की बात कर रहे हैं। इतने सालों से, इतने 100 वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही, उसे एक दिन में तो उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता था। और वो भी दूसरी बाहर से आने वाली प्रजाति, दूसरी जाति जो आई है, अंग्रेज आए हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के जो राजे रजवाड़े थे, अगर वो ये करते तो इतना शायद पब्लिक को बुरा नहीं लगता। लेकिन ये जो काम किया गया है बाहर से आने वाली जाति ने, तो इसे लगा कि हमारे सामाजिक ढांचे को छुआ जा रहा है, हमारी परंपराओं को खत्म किया जा रहा है। इसलिए आम जनता भी धीरे धीरे अंग्रेज विरुद्ध होती चली गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंग्रेजी शिक्षा का बहुत असर पड़ा।
भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजी स्कूल खोले गए। अब अंग्रेजी जब स्कूल खोले गए तो ये इन्होंने क्यों खोले थे? जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या राजा राम मोहन राय ने, जो मैकाले आया था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत क्यों की थी? उसने ये कहा था, यहाँ के लोगों को की भावनाओं को जब तक आप कब्जे में नहीं करोगे ना, ये लोग आपके हाथ में नहीं आएंगे। बहुत सच्चाई है। हमें कोई डंडे से मार कर नहीं जीत सकता, मगर हमें कहते हैं ना प्यार की बोली में तो बहुत कुछ हमसे छीन सकता है व्यक्ति। तो ये हिंदुस्तान के व्यक्ति का मुख्य आधार है। तो मैकाले ने कहा कि इन्हें अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाओ ताकि ये हमारे अंग्रेजी तोते बन जाएं, ठीक, जैसे जैसे हम कहें वैसे। लेकिन उसने इस समय में ना राजा राम मोहन राय ने तो सोचा था, राजा राम मोहन राय का उद्देश्य तो बहुत दूसरा था, ना विलियम बेंटिंक ने, ना मैकाले ने ये सोचा था कि जब अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे ये लोग तो ये अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ेंगे, ठीक, अंग्रेजी कल्चर को समझेंगे, जहां भ्रातृत्व, जहां स्वतंत्रता, समानता, इनकी बात कही जाती है, जिसके लिए 1789 में हम 1857 की बात कर रहे हैं और मैं आपको 1789 की बात बता रही हूं। हम उसे भी तो पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई थी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बना था, हम वो भी तो पढ़ेंगे। जब हमने ये सब पढ़ना शुरू किया तो फिर ये इनका जो दाव था कि इन्हें ईसाई बनाया जाए या इनको जो हमारे अंग्रेजी तोते बनाया जाए, ये इनका उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों को ये बातें समझ में आने लगी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातें लोगों को समझ में आने लगी। उन्हें भी अपने समानता का अधिकार, अंदर से इच्छा उसकी होने लगी। आज हमें नहीं लगता अगर किसी को किसी के सोर्स से नौकरी मिल जाए तो हमें गुस्सा नहीं आता कि हमारे में क्या कम काबिलियत थी, उसको सोर्स से ले गया, वो हमसे कंपटीशन कर लेता, यही आता है ना अंदर। तो ये जो चीज है, ये हमें, ये हिंदुस्तान के लोगों को ये इसका बड़ा असर पड़ा। जो राजा राम मोहन राय चाहते थे वो यही चाहते थे, समाज जगे, समाज उठे और इन चीजों को समझे। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई। ईसाई प्रचारकों द्वारा जब धर्म की निंदा की गई तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा ना, हम लोग इमोशन से जीते हैं, हम किसी के धर्म की निंदा नहीं करते, लेकिन जब हमारे धर्म की निंदा होने लगती है तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं होती। धर्म के नाम पर तो आपको अभी भी पता है, इस फ्री इंडिया के अंदर अब भी कत्लेआमों की पूरी गुंजाइश होती है। अगर हमारे बड़े पैमाने पर हमारे धर्म को आघात मारा जाए, चाहे वो कोई भी हो, हमने सभी धर्मों को स्वीकार किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म हमने स्वीकार किए हुए हैं, एक साथ रहते हैं। आपको कभी एहसास भी नहीं होता कि आपके दोस्त कौन से धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब पर्पसफुली आपको टीज किया जाएगा तो फिर मुझे लगता है हाथ में तलवार आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम भावनाओं से जीते हैं। तो यही काम इन्होंने किया जब इन्होंने हमारे धर्म की निंदा शुरू कर दी। आप अच्छा नहीं कह सकते तो निंदनीय मत करिए उसको। जैसे इस्लाम के विरोध में हम क्यों खड़े हुए थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनका भी गलती नहीं थी क्योंकि उनके धर्म का आधार वही है। पर हम मूर्ति पूजक हैं, हमारे धर्म का आधार ये है, हमें इसमें सुकून मिलता है, हमें इस चीज में देवता नजर आते हैं। तो ये कहने का मतलब है, जियो और जीने दो, आप सहिष्णु होना चाहिए। पूजा करने की विधि कुछ भी हो, याद तो हमें सर्वशक्ति को ही करना है। तो इसलिए कभी किसी का धर्म के मामले में ना निंदा करिए, ना बुरा बोलिए। तो ये जब छेड़ा उन्होंने, तो हिंदू, जितने हिंदू तो बहुल्य था ही भाई, अंग्रेज तो मुट्ठी भर लोग आए थे, सेना भी उनकी हिंदू थी। पर मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों किया? वो ब्राह्मण था और वो गाय की चर्बी मुंह में नहीं लगा सकता था। मुसलमानों ने इसलिए किया कि वो सूअर की चर्बी नहीं लगा सकते थे। विद्रोह तो इसीलिए हुआ क्योंकि ये हमारी जड़ों में घुसा हुआ है, धर्म के अंदर, या आधार में घुसा हुआ है। गाय को हम पूजनीय मानते हैं क्योंकि गाय दूध, इन सब प्रोडक्शन के अलावा किसी बच्चे की अगर माँ जीवित नहीं है, मर गई है, बहुत इन्फेंट बेबी की, तो गाय के दूध से इसे पाला जा सकता है, वो जीवित रह सकता है। तो इसलिए माता की संज्ञा हमने दी है इसको। तो हमारे तो इमोशंस के साथ बंधी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था। सैनिक कारण भी इसके बहुत थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखो, जब मर्चेंट नेवी शुरू हुआ तो इनको क्या करते थे, सेना को यहाँ भर्ती करते थे हिंदुस्तान में। उसके बाद वो सेना को लड़ाने के लिए जहां कहीं युद्ध होता था विश्व में, किसी भी कोने में, हमारे हिंदुस्तानी उन लोगों को, लड़ाकों को ले जाते थे। वहीं वो मरते खपते, उसके बदले में परिवार को कुछ नहीं दिया जाता था, उनको कोई बहुत बड़ी पदवियां भी नहीं दी जाती थी। तो इस चीज का सेना पे भी असर बहुत था। फिर वो सुअर और चर्बी वाले कारतूस का एक बड़ा मामला आया। अभद्र व्यवहार बहुत किया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस ये कहा जाता था।
ये बहुत गंदा शब्द है। कुत्ते और भारतीय, ये शब्द, चाहे भिखारी है उसको भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो भी आपको खड़े होकर दो चांटे लगाने के लिए भागेगा जरूर, क्योंकि एक इंसान के अंदर की जो फीलिंग है। तो ये बहुत अपमानजनक था, उनका मजाक उड़ाते थे ये लोग। भारतीय जो सैनिक थे उनके अंदर ये आक्रोश पनपने लगा इसके लिए। फिर वेतन और पदोन्नत बहुत बड़ा कारण था। काम कर रहा है, सेंटर लड़ाई में, युद्ध में मर भी रहा है, और अगर कभी कोई अच्छा काम कर रहा है तो बदले में उसको कोई पारितोष नहीं है, कोई पदोन्नति नहीं है। सैनिक था, सैनिक रहेगा और सैनिक के रूप में ही मर जाएगा, इसके बदले में उसे कुछ नहीं है। तो लोगों के अंदर इस चीज को लेकर अशांति पनपने लगी और वो ब्रिटिश विरोधी भी होने शुरू हो गए। और तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये मंगल पांडे था, बैरकपुर छावनी में था। और इसका मुख्य कारण बस गाय और चर्बी वाले कारतूस। हालांकि ये पहले से डिसाइड था कि ये विद्रोह 10 मई को होगा, 10 मई 1857 को होना इसका तय था। और ये विद्रोह अगर 10 मई 1857 में एक साथ होता सब तरफ तो सफलता निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक एक करके इस विद्रोह को दबाया जा सका। तो बैरकपुर में ये आक्रोश में यहाँ 29 मार्च से ही शुरू हो गया चर्बी वाले कारतूस को लेकर, जो कि विद्रोह के समय से पहले होने से एक समस्या ये खड़ी हुई कि विद्रोह को आसानी से दबाया जा सकता था। मंगल पांडे 34वीं बटालियन का था, नेटिव इन्फेंट्री, उसका एक सिपाही था। और 29 मार्च 1857 में ये बैरकपुर परेड मैदान कोलकाता के अंदर, अभी भी इसके वो बना हुआ है, छावनी बना हुआ है, मिल जाता, अगर आप इसको नेट पे देखोगे तो मिलेगा। और वहां पर इसने अपने लेफ्टिनेंट को जख्मी भी कर दिया। हेयर से यानी के अनुसार उसने ये कहा है कि मंगल पांडे किसी प्रकार के मजहबी पागलपन में, मैंने कहा ना हम इमोशन से जीने वाले लोग हैं, वो मजहबी पागलपन था जब उसको ये पता चला कि इसमें गाय की चर्बी लगी है, क्योंकि गाय हमारे हृदय में वास करती है। हम गाय को आज भी चाहते हैं कि पहली जो हमारा निवाला है वो गाय को दिया जाए। कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो पुराने लोग हैं उनकी कहावत है, पहली रोटी गाय की और सबसे अंतिम किसकी होती है? कुत्ते की। ठीक है, यानी ये दो हमारे साथ साथ जीवन के हिस्से माने जाते हैं कि आखिरी निवाला उसको दे दो और पहला गाय का दोगे तो सीधा ईश्वर के चरणों में जाता है। तो ये एक चीज थी, यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया। 10 मई तक ये विद्रोह जो है वो जो होना 10 मई को था, लेकिन ये 10 मई तक मेरठ पहुंचा और फिर इसके बाद ये एक एक करके दबाया जाता रहा। और इसका प्रसार जो है वो 4 जून को ये लखनऊ में बेगम हजरत थी, उनके यहाँ हजरत महल ने विद्रोह का कहना चाहिए झंडा उठाया, जिसको हेनरी लॉरेंस जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर के अंदर ये विद्रोह हुआ और नाना साहब ने विद्रोह करके खुद को पेशवा घोषित कर दिया। याद करिए, उनकी 26 लाख रुपए वार्षिक जो उनकी पेंशन थी उसको बंद कर दिया गया था, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की हिमरोज ने उसको वीर गति प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई को हिमरोज देखते हुए उसने मतलब लक्ष्मीबाई में वो बात थी कि हराने वाला जनरल जो हीरोज था उसने भी ये बात कही थी कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत मर्द है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद करिए, सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, बुंदेलो हर बोलो से सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसको मर्द की संज्ञा देने वाला भी वो जनरल था जिसने उसको हराया था, यानी मर्दों की तरह उसने युद्ध किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसी समय के वक्तव्य हैं उसके। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था और ग्वालियर के पतन के बाद वो नेपाल चले गए। वहां जो है वो बाजी जो कानपुर के जो थे वो भी नेपाल की तरफ निकल गए। ऐसा लगता है मुझे नेपाल जो है निकलने का रास्ता है, अगर यहाँ पर राजा हारता है तो उसके निकलने का जो मेन रास्ता है वो नेपाल है, वो भी नेपाल की तरफ चले गए। जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए। 18 अप्रैल 59 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बिहार के
ये जगदीशपुर है, अच्छा जगदीपुर नहीं है, जगदीशपुर का में जमींदार थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का झंडा इन्होंने वहां पर उठाया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इसी प्रकार से सारी गतिविधियां, 50,000 का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया गया। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसे पकड़कर उन्हें फांसी लगा दी गई। यानी ऐसा नहीं कि हाथ पैर लोगों ने मारे नहीं है, बहुत कोशिश किया, पर अंत में क्योंकि एक एक करके विद्रोह आया, इसलिए एक एक करके विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। राजकुमार सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत के हिस्सों में भी विद्रोह होने लगे। लंबे समय तक एक अंग्रेजों ने भयानक युद्ध का सामना किया। 1857 सितंबर में दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से सही से कब्जा किया, जहां पर कोई विद्रोह नहीं उनको नजर आ रहा था। बेटा ये वो है डिटेल है, ये वो वर्णन है। विद्रोह दमन अंग्रेज अधिकारी और विद्रोही नेता, यानी इलाहाबाद में कर्नल नील जो अधिकारी था उसने किसको हराया? लियाकत अली को। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन हीरोज ने हराया। ठीक है, वो झांसी की रानी थी। ये आपके अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैंने ये पूरा केजिंग आपको करके दी है। ये काम आएगी क्योंकि थर्ड ईयर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें इसी तरह की केजिंग बनानी पड़ेगी। अभी मैं इसका आपको डिटेल करके उसके बाद आपको इसी केजिंग सिस्टम में लेकर आऊंगी ताकि आपके पास फुल मटेरियल हाथ के अंदर हो। ठीक है। विद्रोह जो हुआ 20 सितंबर 1857, दिल्ली को अधिकार किया, ये सब आपका वही है। निकोलसन ने हराया, मेजर हडसन ने हराया, सर ह्यू व्हीलर ने हराया, ये आपको डिटेल इसमें सारा मिल जाएगा। और एक चीज और मैंने इसमें ऐड किया था, ये सारे ब्रिटिश अधिकारी हैं। जनरल नील है, किस तरह से बनारस के विद्रोह को दबाया जनरल नील ने। कॉलिन काम्बेल है इसके अंदर। ये सब आपको एक एक करके लखनऊ में, बनारस में, हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक। अब आता है इसके क्या परिणाम क्या निकले, जो विद्रोह है इसके मेन परिणाम क्या निकले। इसमें सबसे बड़ी बात होगी यहाँ कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन का अंत हो गया। मैंने कहा ना, ये रानी को जल्दी समझ में आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आया ये बात कि अगर भारतीयों के आत्मा को छुआ जाएगा, इनकी भावनाओं को छुआ जाएगा, तो ऐसा विद्रोह फिर 1-2 साल के अंदर दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन वहां से आया, घोषणा पत्र आया महारानी का। उसने सबसे पहले ये कहा कि जो भारत के कस्टम है उसमें कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, जो यहाँ के रीति रिवाज है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये छेड़छाड़ बहुत प्रॉब्लम करती है। इस वजह से सबसे पहला यही है। भारत गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अभी तक गवर्नर जनरल की पदवी थी, यहाँ से वायसराय सृजित हो जाता है। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की यहाँ स्थापना की गई। विद्रोह के बाद सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन, क्योंकि अभी सेना ने विद्रोह किया है इसके अंदर, इसलिए सेना को पुनर्गठित किया गया ताकि इनमें से फिर कोई सैनिक ना निकल पाए, और भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय विलय की नीति का परित्याग कर दिया। यानी कोई युद्ध नहीं करेंगे, इनका कोई विलय नहीं करेंगे, कोई गोद लेने से हम मना नहीं करेंगे, इनकी जो परंपरा है इन्हें चलने दो, जैसे भी इनकी परंपरा है चलने दो, नहीं तो ऐसा विद्रोह फिर एक बार जरूर खड़ा होगा और वो ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो बच्चों, ये आपका 1857 का विद्रोह, उसके कारण, ठीक है, और उसके परिणाम क्या निकले ये, और किस किस कैप्टन ने, किस किस जनरल ने उस विद्रोह को किस किस एरिया में दबाया, ये पूरा डिटेल इसके अंदर आपके पास है। जो चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब इसका स्वरूप, जो कल हमारा टॉपिक होगा वो हम लेंगे, हमारे इसका विद्रोह का स्वरूप क्या है। ठीक है, मेन चीज जो, और इसमें अगर कोई चीज आपको बच्चों नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, कभी भी, एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज में अगर आपको है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर आपको वैसे पूछने में परेशानी हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, कल हम लेंगे 1857 की